मूवी की शुरुआत साल 1845 के फ्लैशबैक के साथ में होती है। एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट और कुछ कैथोलिक फॉलोअर्स ने एक लेडी को पेड़ से लटकाया हुआ था। वो लोग उसके फेस पर एक मास्क ठोककर उसे जिंदा जला देते हैं और वो एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट उस लेडी की सोल को एक कर्न डॉल में कैद कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर हम एक गैरी फेन नामी रिपोर्टर को देखते हैं। गैरी एक जमाने में एक फेमस न्यूज एंकर हुआ करता था। वो फेक न्यूज बना के फेमस बना था और खूब पैसा कमाया था, लेकिन एक ऐसे ही फेक स्कैंडल में फंसकर उसकी जॉब, पैसा और सब लुट गया था। अब वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर न्यूज को कवर करता था। वो अब एक स्मॉल टाउन बैंडफील्ड में एक लोकल फार्मर के पास में आया था, जिसकी काव पर किसी ने मार्क लगा दिया था और उसे लगता था कि ये किसी सैटनिक कल्ट के लोगों ने किया है। लेकिन गैरी को ये न्यूज मसालेदार नहीं लगती और वो उसको छोड़कर जाने लगता है। और तभी वहां उसकी मुलाकात फादर हेगन से भी होती है। तभी वहां उसे एक सूखे पेड़ से आवाज सुनाई देने लगती है। ये वही पेड़ था जिस पर उस लेडी को 1845 में जलाया गया था। ये चर्च के बिल्कुल पास में था। गैरी को उस पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वहां पर उसको एक कर्न डॉल मिलती है, जिसे चेन से बांधा हुआ था और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी February 31, 1845, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि फेब के महीने में 31 दिन होते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर फार्मर उसे देखकर ये कहता है कि ये कर्न डॉल्स हैं, जिसे अक्सर फार्मर्स गुड लक के लिए अपने फार्म्स में गाड़ देते हैं। अब इस डॉल को देखकर गैरी के दिमाग में एक चीज क्लिक होती है और वो उस कर्न डॉल को तोड़ देता है और उस फार्मर को उसके साथ खड़ा कर देता है। वो न्यूज रिपोर्ट में लिखता है कि फार्मर को अपने फार्म में एक एंशिएंट डॉल मिली है, जिसके बाद से उसकी काव के साथ सैटनिक ज्यादतियां होने लगी हैं। डॉल्स के निकले हुए डीमंस काव पर ज्यादतियां कर रहे हैं। बेसिकली वो एक फेक स्टोरी को क्रिएट करता है अपने सर्वाइवल के लिए। खैर, अब रात में गैरी वापस जा रहा था कि तभी एक लड़की अचानक उसकी कार के सामने आ जाती है। वो बैलेंस खो देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गैरी उस लड़की को देखने जाता है जो कि चलते ही जा रही थी। वो जाकर एग्जैक्ट उसी पेड़ के सामने बैठ जाती है। वो एक पोजेस स्टेट में थी, जहां पर वो गैरी को थैंक्स कहती है और बाद में वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। गैरी उसे उठाकर चर्च की तरफ लाता है, जहां पर उसे फादर हेगन मिलते हैं। इस लड़की का नाम एलिस था और फादर हेगन उसके अंकल थे। अब एलिस बचपन से ही ना सुन सकती थी ना बोल पाती थी। अब वहां पर उसकी फैमिली डॉक्टर नैथली गेट्स आकर मिलती हैं। एलिस को यहाँ पर होश आता है और वो नैथली से साइन लैंग्वेज में बात करती है। गैरी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने एलिस को बोलते हुए सुना था। नैथली कुछ देर बाद गैरी को एक होटल ड्रॉप कर देती है और ये कहती है कि उसको शुक्र मनाना चाहिए कि वो पुलिस के पास नहीं गई है, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। अगली सुबह गैरी अपनी गाड़ी ठीक करवाता है और उसी चर्च जाता है जहाँ प्रेयर चल रही थी। एलिस यहाँ पर उठकर मैरी के स्टैचू के सामने आकर बैठ जाती है और उसे कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं और फिर अचानक ही चर्च से बाहर जाने लगती है और उस चर्च में आए सब बच्चे उसे फॉलो करने लगते हैं। वो सभी बच्चे पोजेस स्टेट में थे और वो लाइन में एलिस के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। एलिस उसी पेड़ के सामने आकर रुकती है जहाँ पर उसे एक लेडी की सोल दिखाई देती है। फादर हेगन, गैरी और बाकी सभी लोग अब एलिस को फॉलो करते हुए वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही फादर हेगन एलिस को टच करते हैं, तब एलिस पहली बार बोलती है। वो ये कहती है कि यहाँ पर एक लेडी है, वो कल सबको फिर यहाँ पर आने के लिए कह रही है और उनका नाम मैरी है। वहां पर आए सभी लोगों को ये एक मिरेकल लगता है, क्योंकि वो सब लोग एलिस को बरसों से जानते थे। उन्हें पता था कि वो सुन और बोल नहीं सकती। उन सबको ये मदर मैरी का मिरेकल लगता है। नैथली भी एलिस को बोलते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो उस पर कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करती है। टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, जिससे वो खुश भी थी और कंफ्यूज भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पहली बार इतना क्लियर बोल रही है। गैरी अब अपनी पुराने न्यूज चैनल की एम्प्लॉय मोनिका को कांटेक्ट करके ब्रेकिंग न्यूज के बारे में कहता है। वो ये कहता है कि एक कहानी है जो कि सच है, लेकिन मोनिका उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि गैरी के झूठ की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज की जॉब चली गई थी। रात में हम देखते हैं कि गैरी को एक ख्वाब आता है कि एक ओल्ड हाउस के सामने एक आबशार बह रहा है और उसके अंदर से एक ब्लैक फेस वाली स्पिरिट नजर आती है और गैरी पर हमला कर देती है। गैरी अब इसी नाइटमेयर के साथ में उठता है जहां पर उसके ऊपर पानी टपक रहा था और सीलिंग पर ब्लैक मोल्ड थे। अगले दिन एलिस से कई सारे लोग मिलने आए हुए थे, जिसमें एक फिजिकली डिसेबल बच्चा भी था।
एलिस उसके पास जाकर उसको मैरी पर भरोसा करने का कहती है और उसे उठकर चलने के लिए कहती है और शॉकिंगली वो बच्चा भी पहली बार चलने लगता है। वहां पर आए लोग एलिस के सामने झुककर प्रे करने लगते हैं। गैरी इन सबको रिकॉर्ड कर लेता है जो कि अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। अब बोस्टन से बिशप गेल्स आते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में मदर मैरी के 3 श्राइन्स हैं जहां पर लाखों लोग डेली विजिट करते हैं। उन प्लेसेस पर भी मदर मैरी ने मिरेकल्स किए थे। उस टाइम पर भी वेटिकन ने उन मिरेकल्स को टेस्ट किया था और फिर जाकर उन प्लेसेस को श्राइन के तौर पर पेश किया गया था। बिशप गेल्स अब वेटिकन से आए हुए एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट डेलगार्ड को सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फादर डेलगार्ड ये कहते हैं कि किसी भी मिरेकल को मिरेकल मारने के लिए 3 टेस्ट में पास होना जरूरी है। पहला ये कि मिरेकल करने वाले को किसी भी बीमार इंसान का इलाज करना होगा जिसका इलाज नामुमकिन हो यानी कि इनक्योरेबल। दूसरा इलाज फौरी होना चाहिए और तीसरा इलाज कंप्लीट होना चाहिए। गैरी अब बिशप गेल्स और फादर डेलगार्ड से एलिस का इंटरव्यू करने की इजाजत मांगता है क्योंकि एलिस उससे बात करने में कंफर्टेबल थी। गैरी एक एथिस्ट था इसीलिए बायस्ड नहीं था। उसकी खराब इमेज के बावजूद बिशप गेल्स उसे एक सेकंड चांस देते हैं। फादर हेगन इन सब से कुछ परेशान लग रहे थे और तभी उन्हें उस ट्री के पास से वो कैन डॉल मिलती है जिसे गैरी ने तोड़ दी थी। हमें यहाँ पर फिर से वो स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसी पेड़ से निकलती है जो कि फादर हेगन पर हमला करने ही वाली थी लेकिन वो बच जाते हैं। अब गैरी फादर हेगन से मिलता है जो उसके और एलिस के इंटरव्यू से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गैरी एलिस का फायदा ना उठा ले। फिर वो एक बात कोट करते हैं कि जहां पर गॉड अपना चर्च खोलते हैं वहां पर डेविल अपना घोंसला भी बनाता है, यानी कि डेविल ऐसे मिरेकल से अट्रैक्ट होता है। वो एलिस को लेकर फिक्र कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उस पर डिमोनिक हमला होने का चांस है। और यहाँ पर एक और बात थी कि फादर हेगन लंग कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे और उनके पास टाइम काफी कम था। अब नेक्स्ट डे फादर डेलगार्ड और गैरी को चर्च में देखते हैं हम जो कि एलिस को बहुत अच्छा चर्च कोर सिंग करता देख रहे होते हैं। तभी फादर हेगन तड़पते हुए गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा था और उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। एलिस उन्हें मैरी पर भरोसा करने के लिए कहती है और जैसे ही फादर हेगन हाँ करते हैं एलिस उन्हें टच करके उन्हें हील कर देती है। मतलब कि एक ही टच में उनका कैंसर ठीक हो जाता है और उनकी सांसें भी ठीक हो जाती हैं। फिर तभी फादर हेगन को एलिस के पीछे वही स्पिरिट दिखाई देती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। फादर डेलगार्ड भी इसे देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और उनकी तीनों कंडीशंस भी पूरी हो गई थी। फादर हेगन काफी टाइम से बीमार थे, उनका कैंसर इनक्योरेबल था, उनका इलाज फौरी हुआ था और बिल्कुल कंप्लीट भी था। बाद में बिशप गेल्स आकर बैनफील्ड को श्राइन डिक्लेयर कर देते हैं। एलिस इंटरनेशनली फेमस हो जाती है। गैरी को भी मोनिका की तरफ से ऑफर्स आने लगती हैं जहां पर वो अपनी एडिटर पोजीशन वापस मांगता है। अब बैनफील्ड के कुछ लोकल्स इस टाउन को छोड़कर जाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये डेविल का काम भी हो सकता है। फिर गैरी की नेटली से मुलाकात एक बार में होती है जहां वो उस कर्न डॉल की स्टोरी उसे बताते हैं। डॉक्टर नेटली ये कहती है कर्न डॉल्स को फार्मर्स गुड लक के लिए गाड़ते थे लेकिन उन्हें इविल स्पिरिट्स को कैद करने के लिए भी यूज किया जाता था और उन पर एक इम्पॉसिबल डेट लिखी जाती थी ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये डॉल इविल है। गैरी इस बात से डर जाता है क्योंकि उसने पहले स्टोरी के लिए उस कर्न डॉल को तोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डॉक्टर नेटली के साथ वॉक पर गया था। ये दोनों उसी आबशार वाली जगह पर पहुंचते हैं जो गैरी ने अपने ख्वाब में देखी थी। नेटली बताती है कि ये चर्च की ही प्रॉपर्टी हुआ करती थी पहले लेकिन अब ये वीरान है। तब वहां गैरी को उस पानी में वो स्पिरिट फिर से दिखाई देती है और वो डर जाता है। फादर हेगन को चर्च में एक डायरी मिलती है जो कि 1845 के प्रीस्ट की डायरी थी। उसके अंदर कुछ क्लियरली लिखा हुआ था। फादर हेगन को इन सभी मिरेकल्स की सच्चाई पता चल जाती है और इन चीजों को पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक में थे। उन्हें तभी मैरी का गोस्ट हॉन्ट करने लगता है और वो उन्हें उन्हीं के चर्च में लटकाकर मार डालती है। बिशप गेल्स को ये सुसाइड लगता है और वो इस न्यूज को दबा देते हैं। उसे वो हार्ट अटैक डिक्लेयर करते हैं। एलिस को भी वो यही बताते हैं जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो गैरी को इंटरव्यू दे रही थी जहां गैरी उससे इनडायरेक्टली पूछता है कि शायद मैरी डिमोनिक भी हो सकती है। वो उसे फादर हेगन की वार्निंग का भी कहता है। इंटरव्यू के दौरान ही एलिस फिर से पोजेशन के स्टेट में आ जाती है
और वो ये कहती है कि डाउट्स यकीन को कम करता है। बेसिकली वो उससे बिना शक ये ही यकीन करने के लिए कह रही थी। गैरी ये तो समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो रात में इंटरव्यू की वीडियो को स्लो मोशन में देखता है और उसे एलिस के पास वही स्पिरिट दिखाई देती है और तभी उसका लैपटॉप खराब हो जाता है और वो स्पिरिट उसे डरा देती है। अगले दिन जब फादर हेगन का फ्यूनरल होता है तब गैरी नेचली को लेकर चर्च के रिकॉर्ड्स वाली जगह जाता है जहां पर उसे वही डायरी मिलती है जो फादर हेगन ने ढूंढी थी। 1845 में मैरी नाम की एक लेडी थी जो कि डेविल वर्शिपर थी। उसने भी कई सारे मिरेकल्स किए थे। मिरेकल्स के बदले वो लोगों की सोल पर कब्जा कर लेती थी। उसने डेविल से डील की थी, जितना ज्यादा सोल्स वो देगी उतनी ज्यादा वो ताकतवर बनती जाएगी। और इसी वजह से उस टाइम के प्रीस्ट ने उसे कैप्चर करके जला दिया था और उसकी सोल को कर्न डॉल ने कैद कर दिया था। गैरी और नेटली को अब क्लियरली सब कुछ समझ आ जाता है। तभी वहां वो स्पिरिट इन दोनों पर हमला करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्यूनरल के वक्त एलिस मैरी के कहने पर रात को सबको यहाँ आने का कहती है। गैरी अब वो डायरी लेकर बिशप गेल्स और फादर डेलगार्ड के पास जाता है। बिशप गेल्स ये कहते हैं कि ये सब मुझे पहले से ही मालूम था क्योंकि ये सब रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से थे। यहाँ अब हमें उनका मकसद नजर आता है। वो यहाँ पर श्राइन बनाना चाहते थे जिससे उन लोगों के पास खूब पैसा आता क्योंकि लाखों लोग यहाँ विजिट करते। फादर डेलगार्ड को यह सुनकर शौक लगता है क्योंकि ये क्लियरली पॉलिटिक्स थी और ये रिकॉर्ड्स उनसे भी छुपाए गए थे। गैरी उन्हें एक्सपोज करने की बात करता है, लेकिन बिशप को पता था कि उसका कोई भी यकीन नहीं करेगा और उन्होंने गैरी को इसीलिए चांस दिया था क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अगर ये बात फेक भी निकलती है तो गैरी उसे सच साबित कर देता। लेकिन ये फेक की जगह रियल हो गया। अब गैरी चर्च के अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ता है। उसमें मैरी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी था। उसमें ये लिखा था कि मैरी का एक बेटा भी था और मैरी ने डेविल के साथ में डील की थी जिसके मुताबिक उसकी सोल सिर्फ उसी की ब्लड लाइन को पोजेस कर सकती थी और उसकी सोल तब तक जिंदा रहेगी जब तक उसकी ब्लड लाइन जिंदा है। उसने एलिस को इसलिए पोजेस किया था क्योंकि वो उसकी ब्लड लाइन से थी और ये सारी बातें गैरी फोन पर नेटली को बता रहा था। तभी वहां पर मैरी की स्पिरिट आ जाती है गैरी पर हमला करने, लेकिन फादर डेलगार्ड सही टाइम पर वहां पहुंचकर उसे भगा देते हैं। अब उनको भी गैरी की बातों का यकीन हो जाता है और वो भी मैरी की इविल स्पिरिट को कर्न डॉल में वापस से कैद करने का प्लान बनाते हैं। उधर एलिस ने शहर के सभी लोगों को वहां बुलाया था। वो उन सबको अपनी सोल मैरी के हवाले करने का कह रही थी और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था जिसे लाखों लोग देख रहे थे। अब जैसे ही फादर डेलगार्ड चर्च के अंदर रिचुअल करने की तैयारी करते हैं तभी मैरी की स्पिरिट आकर वहां आग लगा देती है और फादर डेलगार्ड को मार डालती है। मैरी की ताकत अब काफी बढ़ने लगी थी, इसीलिए उसे रोकना काफी जरूरी था। अब गैरी यहाँ पर प्लान बनाता है कि मैरी की जो ताकत है वो लोगों के उस पर यकीन करने की वजह से थी और अगर वो लोगों का मैरी पर से यकीन कम करवा दे तो उससे उसकी ताकत कम हो सकती थी। इसीलिए गैरी और नेटली उस जगह जाते हैं जहाँ एलिस और कई सारे लोग थे। वहाँ नेटली एलिस को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैरी इविल है, उसकी बात मत सुनो। गैरी वहाँ आए सभी लोगों से झूठ बोलता है कि ये सब मिरेकल्स धोखा है। वो एलिस से कहता है कि उसका बहरापन अपने आप ही हील हो गया था। वो उस बच्चे के पैरों का ठीक होना एक प्लेसिबो इफेक्ट बताता है। वो सभी को अपना फेथ गॉड में ही रखने को कहता है। यहाँ पर गैरी क्लियरली झूठ बोल रहा था क्योंकि मिरेकल्स असली में हुए थे, लेकिन मैरी की ताकत को कम करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा और गैरी की इमेज एक फेक न्यूज मेकर की ही थी। जब वो सामने से आकर ये कहता है कि ये सब फेक और इन सब न्यूज को मैंने सच बनाया है तो लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। एलिस को भी अब नेटली और गैरी की बात समझ में आ जाती है और वो भी पब्लिकली सबको मैरी के खिलाफ कर देती है और गैरी की बातों को सच कहती है। यहाँ पर एलिस अभी भी एक टीनेजर ही थी और वो मैरी के बहकावे में आ गई थी और वो यहाँ पर एक विक्टिम बन रही थी। अब जैसे ही लोगों का फेथ मैरी के ऊपर से कम होता है, मैरी का स्पिरिट तभी गुस्से में वहां आ जाता है। वो सबको डराती है और सबसे पहले तो वो बिशप गेल्स को मारती है क्योंकि उसने अपनी सोल को उसे पहले ही दे दिया था और वो उसकी सोल को लेकर उसकी बॉडी को एशेस में कन्वर्ट कर देती है। अब वो गैरी पर भी हमला करने आती है, लेकिन एलिस गैरी के सामने आकर उसे बचा लेती है। अब मैरी अपनी ही ब्लड लाइन पर हमला कर देती है जिससे उसकी सोल एशेस बनकर खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि एलिस के मरने की वजह से मैरी की स्पिरिट भी खत्म हो गई थी।
लेकिन यहाँ पर गैरी पहली बार गॉड से प्रे करता है कि वो एलिस की जान को बचा ले और तभी एलिस वापस से जिंदा हो जाती है। लेकिन अब उसके बोलने और सुनने की पावर्स भी चली गई थी क्योंकि ये सब मिरेकल्स डेविल की वजह से थे। और जब मैरी की सोल ही खत्म हो गई है तो उसने जो मिरेकल्स किए थे वो भी खत्म हो गए। गैरी एलिस को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो अगले दिन फादर हेगन की ग्रेव पर होते हैं और हम देखते हैं कि अब गैरी भी साइन लैंग्वेज सीखने की प्रैक्टिस करता है ताकि वो एलिस से अब भी बात कर सके। और फिर हम तभी देखते हैं कि चर्च के अंदर मदर मैरी के स्टैचू से फिर से ब्लड आता है और ये सीधा इस बात की तरफ इशारा है कि मैरी की स्पिरिट खत्म नहीं हुई क्योंकि मैरी की ब्लड लाइन जब तक है तब तक उसकी स्पिरिट भी जिंदा रहेगी। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।